गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, वीडियो लेक्चर नंबर 19 तक अपन इकोलॉजी वाले पोर्शन में इकोसिस्टम वाले चैप्टर में इकोलॉजिकल सक्सेशन तक का स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और बायो जियोकेमिकल साइकिल। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और बायो जियोकेमिकल साइकिल। तो देखो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करें न्यूट्रिएंट्स required for living beings, न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर लिविंग बीइंग। किस किस काम के लिए रिक्वायर्ड है बच्चों? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, बॉडी बिल्डिंग। इन सब के लिए बच्चों जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लिविंग बीइंग्स को रिक्वायर्ड होते हैं। या अपन ऐसा मान सकते हैं न्यूट्रिएंट्स की कांस्टेंट सप्लाई मस्ट है। न्यूट्रिएंट्स की कांस्टेंट सप्लाई मस्ट है इन सब कामों के लिए। अब बच्चों, लिविंग बीइंग्स को या ऑर्गेनिज्म को वो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे कहां से? वो उसको उसके एनवायरनमेंट से मिलेंगे। ठीक है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, इन सब से उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो एक कांस्टेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, बॉडी बिल्डिंग एटसेट्रा ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लियर? अब देखो बच्चों, अगर अपन बात करते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और बायोजियोकेमिकल साइकिल, ये क्या होता है? तो देखो बच्चों, सर्कुलेशन या साइक्लिंग, सर्कुलेशन और साइक्लिंग ऑफ बायो जेनेटिक मटीरियल्स और न्यूट्रिएंट्स। सर्कुलेशन और साइक्लिंग ऑफ बायोजेनेटिक मटीरियल्स या न्यूट्रिएंट्स बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक component of ecosystem और बायोस्फीयर। क्लियर? देखो बच्चों, बायोजेनेटिक मटीरियल्स और बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स का क्या होना? सर्कुलेशन होना, साइक्लिंग होना। किन किन के बीच में? बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम नॉन एज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो पहला क्वेश्चन तो बच्चों यहां पर ये बन जाता है, व्हाट इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग? तो अपन क्या कह सकते हैं? सर्कुलेशन होना किनका? न्यूट्रिएंट्स का। किन के बीच? बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में। उसी को अपन बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब देखो बच्चों, अब क्वेश्चन क्या है? What are what is biogenetic materials और बायो जियो केमिकल्स।
बायोजेनेटिक मटेरियल और बायोजियो केमिकल्स, ये क्या होते हैं? तो देखो बच्चों, बायोजेनेटिक मटेरियल या बायोजियो केमिकल किनको कहेंगे अपन? न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अर्थ। ऐसे मान लो बच्चों, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको अर्थ से अपटेक बाय ऑर्गेनिज्म फॉर बॉडी बिल्डिंग एंड मेटाबॉलिज्म। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो ऑर्गेनिज्म अपटेक करते हैं, किससे? अर्थ से। किस काम के लिए? बॉडी बिल्डिंग के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए। एंड न्यूट्रिएंट्स रिटर्न टू अर्थ आफ्टर डेथ एंड डिके ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की डेथ और डिके के बाद में वो न्यूट्रिएंट्स वापस लौटा दिए जाते हैं, रिटर्न कर दिए जाते हैं। किसको? अर्थ को। ऐसे जो भी केमिकल होंगे, ऐसे जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, वो सब बच्चों क्या कहलाएंगे? बायोजियो केमिकल्स या बायोजेनेटिक मटेरियल। ठीक है, मटेरियल और न्यूट्रिएंट्स विच आर एसेंशियल for body building and metabolism of organism which are uptake from earth and return to earth after death and decay of organism। क्लियर? तो दोनों क्वेश्चन यहां पर क्लियर हो गए बच्चों कि बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या होती है, और बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में जो सर्कुलेशन होता है वो किनका होता है? बायोजियोकेमिकल्स का होता है या बायोजेनेटिक मटेरियल का होता है। अब बच्चों, ये बायोजेनेटिक मटेरियल जो होते हैं, इनके 2 टाइप के सोर्स होते हैं जहां से ये बायोजेनेटिक मटेरियल मिल सकते हैं। वो सोर्स क्या क्या हैं उनको अपन देखते हैं। देखो बच्चों, सोर्स ऑफ बायोजेनेटिक मटेरियल्स, सोर्स ऑफ बायोजेनेटिक मटेरियल्स, ये बच्चों 2 टाइप के होते हैं। बायोजेनेटिक मटेरियल के जो सोर्स हैं ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज रिजर्वियर पूल। फर्स्ट इज रिजर्वियर पूल। रिजर्वियर पूल एंड सेकंड इज साइक्लिंग पूल। फर्स्ट इज रिजर्वियर पूल और सेकंड जो है वो हो जाएगा बच्चों साइक्लिंग पूल। अब रिजर्वियर पूल क्या होता है? स्टोरेज ऑफ बायोजियो केमिकल्स, और इस स्टोरेज में से ट्रांसफर्ड टू साइक्लिंग पूल। बच्चों, रिजर्वियर पूल एक स्टोरेज होता है बायोजियो केमिकल्स का,
जहां से ये ट्रांसफर किए जाते हैं कहां पर, साइक्लिंग पूल में। जैसे एग्जाम्पल अगर अपन देखें, फोस्फेट इन रॉक्स, रॉक्स के अंदर बच्चों क्या प्रेजेंट है, फोस्फेट प्रेजेंट है। तो वो फोस्फेट कंटेनिंग जो रॉक्स हैं वो बच्चों फोस्फोरस का क्या है, रिजर्वियर पूल है। आगे बात समझ में। अब देखो रिजर्वियर पूल में से रेट ऑफ रिलीज या रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ बायो जेनेटिक मटीरियल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है, मॉइस्चर, वाटर, पीएच, इन सब के ऊपर बच्चों डिपेंड करेगा कि जो रिजर्वियर पूल है उसमें से बायोजेनेटिक मटेरियल का जो रिलीज है, ट्रांसफर है, वो किस रेट से हो रहा है। अब ध्यान देंगे बच्चों, अभी जैसे मान लो अपन बात करें एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट में से प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 का अपटेक किया, ठीक है, और वेरियस प्रोसीजर्स के थ्रू उस CO2 की वैल्यू को, उस CO2 के अमाउंट को रिप्लेनिश्ड किया जाएगा, वापस पहुंचाई जाएगी। तो ऐसे मान लो CO2 को लिया जा रहा है और CO2 को वापस पहुंचाया जा रहा है। इनफ्लक्स और ईफ्लक्स, इनफ्लक्स और ईफ्लक्स, ईफ्लक्स बाहर निकालना, इनफ्लक्स वापस ऐड करवाना। तो इनका जब रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है, किसी न्यूट्रिएंट्स की जब डेफिशिएंसी हो जाती है, इनफ्लक्स और ईफ्लक्स रेशियो डिस्टरबेंस की वजह से किसी न्यूट्रिएंट्स की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी सप्लाई कंटिन्यू बनी रहे, उस डेफिशिएंसी को रिमूव करने का जो फंक्शन होता है वो कौन करेगा बच्चों, रिजर्वियर पूल करेगा, ठीक है। साइक्लिंग पूल क्या होता है, अभी जैसे मान लो अपन बात करें CO2 है साहब, क्लियर, CO2 की अगर अपन बात करें तो माना CO2 ली जा रही है किस में से, एटमॉस्फेयर में से। तो एटमॉस्फेयर में से, या ऐसे मान लो साइक्लिंग पूल जो है CO2 के लिए मान लो एटमॉस्फेयर हो गया, तो साइक्लिंग पूल जो होता है वो रेगुलर क्या होता रहता है, एम्प्टी होता रहता है, और उस साइक्लिंग पूल को बार बार बच्चों क्या किया जाता है, फिल्ड किया जाता है। तो साइक्लिंग पूल वो स्टोरेज होगा जहां से न्यूट्रिएंट्स निकलते रहते हैं, मतलब एम्प्टी होता रहता है, और न्यूट्रिएंट्स वापस वहां पर पहुंचा दिए जाते हैं। जैसे एटमॉस्फेयर में से CO2 ली जा रही है और वापस एटमॉस्फेयर में पहुंचाई जा रही है, तो ये बच्चों क्या हो गया, साइक्लिंग पूल हो गया। तो साइक्लिंग पूल रेगुलर ऐसे मान लो एम्प्टी भी होता रहता है और उसको वापस भी फिल किया जाता है। तो ये 2 टाइप्स के बच्चों क्या हो जाएंगे, सोर्स हो जाएंगे बायोजेनेटिक मटेरियल के। अब देखो मटेरियल जिसका सर्कुलेशन होना है वो कौन से टाइप का है, उसको अगर ध्यान में रखें तो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग आर ऑफ 2 टाइप, गैसियस और सेडिमेंट्री। तो वो टाइप बच्चों अपन अब देखते हैं। देखो बच्चों, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। फर्स्ट इज
गैसियस साइकिल ऑफ मैटर। ये अपन पहली तो मान सकते हैं क्या है, गैसियस साइकिल है। एंड सेकंड इज सेडिमेंट्री साइकिल ऑफ मैटर। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। फर्स्ट इज गैसियस साइकिल, सेकंड इज सेडिमेंट्री साइकिल। ठीक है, अब गैसियस साइकिल किसको कहेंगे, तो ध्यान देंगे, मटीरियल्स इन्वॉल्व्ड इन सर्कुलेशन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ध्यान देंगे बच्चों, मटीरियल्स इन्वॉल्व्ड इन सर्कुलेशन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर गैसेस और वेपर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इकोसिस्टम के या बायोस्फीयर के बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में जिस मटेरियल का सर्कुलेशन इन्वॉल्व होता है वो मटेरियल क्या होगा, या तो गैस या फिर वेपर। आगे बात समझ में। अगर अपन बात करें सेडिमेंट्री साइकिल की, तो ध्यान देंगे बच्चों, मटीरियल्स इन्वॉल्व्ड इन सर्कुलेशन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर और इको सिस्टम आर नॉन गैसियस। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जिस मटेरियल का सर्कुलेशन होना है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में, अगर वो मटेरियल गैसियस है, अगर वो मटेरियल वेपर है, तब तो उसको अपन कहेंगे गैसियस साइकिल। और अगर वो मटेरियल नॉन गैसियस है तो बच्चों अपन उसको कहेंगे सेडिमेंट्री साइकिल। तो ये बच्चों गैसियस और सेडिमेंट्री साइकिल की क्या हो गई डेफिनेशन। एग्जाम्पल अगर अपन देखें, ध्यान देंगे बच्चों, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, ये बच्चों सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, गैसियस साइकिल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगर अपन बात करें सेडिमेंट्री साइकिल के एग्जाम्पल की, तो बच्चों फॉस्फोरस साइकिल, कैल्शियम साइकिल, मैग्नीशियम साइकिल, ये बच्चों सब किस कैटेगरी में आ जाएंगे, सेडिमेंट्री साइकिल की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल्स आर गैसियस साइकिल, सेडिमेंट्री साइकिल। जिस मटेरियल का सर्कुलेशन होगा वो गैसियस होगा, नॉन गैसियस होगा। एग्जाम्पल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब बच्चों सेडिमेंट्री साइकिल। यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सल्फर साइकिल इंक्लूडेड इन बोथ गैसियस एंड सेडिमेंटरी साइकिल। क्लियर। जो सल्फर साइकिल है वो बच्चों दोनों में इंक्लूड की जाएगी। किस किस में,
गैसियस में भी और सेडिमेंट्री साइकिल में, दोनों में इसको इंक्लूड किया जाएगा। क्लियर। अब बच्चों अपन दोनों टाइप की साइकिल्स के बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं। देखो बच्चों, डिफरेंस देखते हैं दोनों के बीच में। गैसियस साइकिल एंड सेडिमेंट्री साइकिल। अगर अपन बात करें गैसियस साइकिल की तो ध्यान देंगे बच्चों, बायोजेनेटिक मटेरियल कैसा होगा, नाम से ही पता चल रहा है गैसियस। और अगर सेडिमेंट्री साइकिल की अपन बात करेंगे तो जो बायोजेनेटिक मटेरियल है वो बायोजेनेटिक मटेरियल बच्चों कैसा होगा, नॉन गैसियस। बायोजेनेटिक मटेरियल कैसा होगा, नॉन गैसियस। यहां पर बच्चों कैसा होगा, गैसियस। क्लियर। चलो सेकंड अपन देखते हैं। गैसियस टाइप के साइकिल में जो मटेरियल इन्वॉल्व होता है, रिजर्वियर पूल, क्या क्या हो सकता है, या तो होगा बच्चों हाइड्रोस्फीयर या फिर इसका रिजर्वियर पूल होगा एटमॉस्फेयर। क्लियर। लेकिन अगर अपन बात करें सेडिमेंट्री साइकिल में तो जो रिजर्वियर पूल होता है, जो रिजर्वियर पूल होता है वो बच्चों क्या होता है, लिथोस्फीयर। क्लियर। गैसियस साइकिल में रिजर्वियर पूल हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, और सेडिमेंट्री साइकिल में रिजर्वियर पूल जो होगा वो लिथोस्फीयर। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड देखो बच्चों, गैसियस टाइप की जो साइकिल होती है वो होती है वेरी क्विक और फास्ट टाइप की होती है, और जो सेडिमेंट्री साइकिल होती है वो सेडिमेंट्री साइकिल बच्चों बहुत ज्यादा क्या होती है, स्लो होती है। ठीक है। गैसियस साइकिल जो होती है, ये गैसियस साइकिल बच्चों मोर परफेक्ट होती है। गैसियस साइकिल क्या होती है, मोर परफेक्ट होती है। मोर परफेक्ट से मतलब आपको यहां पर क्या लगाना है, इनफ्लक्स और ईफ्लक्स के बीच में डिफरेंस कम रहता है, उनका रेशियो अप्रोक्स इक्वल बना हुआ रहता है। तो मोर परफेक्ट होती है, ये जो होती है ये बच्चों लेस परफेक्ट होती है, सेडिमेंट्री साइकिल। ठीक है। अगर अपन बात करें गैसियस साइकिल की, विड्रॉल जो होता है, विड्रॉल फ्रॉम रिजर्वियर पूल इज स्मॉल। अगर रिजर्वियर पूल में से सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होने वाले मटेरियल की बात होती है तो उसका विड्रॉल बच्चों स्मॉल अमाउंट में होता है। लेकिन अगर सेडिमेंट्री साइकिल की बात होगी तो बच्चों सर्कुलेशन में आने वाले मटेरियल का विड्रॉल रिजर्वियर पूल में से लार्ज अमाउंट में होता है। तो डिफरेंसेस अच्छी तरह से वापस समझ लेंगे। गैसियस साइकिल में बायोजेनेटिक मटेरियल क्या होगा, गैसियस, इसमें होगा बच्चों नॉन गैसियस। गैसियस साइकिल के लिए रिजर्वियर पूल हाइड्रोस्फीयर एटमॉस्फेयर, लेकिन सेडिमेंट्री के लिए रिजर्वियर पूल लिथोस्फीयर। गैसियस साइकिल बहुत ज़्यादा क्विक होती है,
ये स्लो होती है। गैसियस साइकिल मोर परफेक्ट। परफेक्ट से अपने को क्या मतलब लगाना है, इनफ्लक्स और ईफ्लक्स के बीच का जो रेशियो होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, ठीक है, ज़्यादा डेफिशिएंसी नहीं आती, यहाँ पर लेस परफेक्ट। विड्रॉल फ्रॉम रिजर्वियर पूल इज स्मॉल। डेफिशिएंसी को रिमूव करने के लिए, डेफिशिएंसी को बैलेंस करने के लिए मटेरियल कहाँ से ट्रांसफर किया जाएगा, रिजर्वियर पूल से किया जाएगा साइक्लिंग पूल में। तो रिजर्वियर पूल से जो विड्रॉल होता है वो विड्रॉल बच्चों कम होता है, किस केस में, गैसियस साइकिल के केस में, लेकिन सेडिमेंट्री साइकिल के केस में रिजर्वियर पूल से सर्कुलेट होने वाले मटेरियल का विड्रॉल लार्ज अमाउंट में होता है। तो ये डिफरेंशिएज कंप्लीट है बिटवीन गैसियस एंड सेडिमेंट्री साइकिल। अब एक मैं जनरलाइज सा फ्लो चार्ट आपको बता देता हूं न्यूट्रिएंट साइकिल का, एक कॉमन सा फ्लो चार्ट अपन समझ लेते हैं। उसके बाद अपनी बुक में एनसीईआरटी में कॉमन एग्जाम्पल दिया है गैसियस साइकिल का, तो कॉमन एग्जाम्पल दिया है कार्बन साइकिल, और सेडिमेंट्री साइकिल का कॉमन एग्जाम्पल दिया है फास्फोरस साइकिल। वो अपन और पढ़ लेंगे। उससे पहले बच्चों एक कॉमन फ्लो चार्ट में आपको समझा देता हूं न्यूट्रिएंट साइकिल का। देखो बच्चों, ये जैसे अपन मान लेते हैं कोई एक इकोसिस्टम है, क्या मान लेते हैं बच्चों, एक इकोसिस्टम मान लेते हैं। अब इस इकोसिस्टम में जो मटेरियल्स हैं उनका इनपुट कैसे कैसे हो सकता है, तो देखो एटमॉस्फेरिक इनपुट, या तो एटमॉस्फेयर में से इनपुट हो सकता है या फिर वेदरिंग इनपुट, ठीक है, लिथोस्फीयर सॉइल वगैरह के अंदर जैसे विदरिंग के प्रोसेस के थ्रू मटेरियल हैं वो इनपुट करवा दिए जाएं इकोसिस्टम में, ठीक है। आप ध्यान देंगे सॉइल, अपटेक, कौन अपटेक करेंगे बच्चों, प्रोड्यूसर्स। भाई सॉइल में से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो किन के पास में पहुंचेंगे, प्रोड्यूसर्स के पास में, और प्रोड्यूसर्स से किन के पास में पहुंचेंगे बच्चों, कंज्यूमर्स। भाई प्रोड्यूसर्स के पास से किस में पहुंचेंगे, कंज्यूमर्स। अब क्लियर, भाई प्रोड्यूसर्स की भी रिसाइकलिंग होगी और कंज्यूमर्स की भी रिसाइकलिंग होगी, उनकी डेड बॉडीज का डिकम्पोजिशन होगा, उनके मटेरियल्स का डिकेइंग होगा, जिससे वो न्यूट्रिएंट्स वापस कहां पर पहुंच जाएंगे, सॉइल के अंदर पहुंच जाएंगे। अब ये तो बात हो गई इनपुट की, ठीक है। अब आउटपुट कैसे कैसे हो सकता है, तो ध्यान देंगे, गैसियस आउटपुट, हाइड्रोलॉजिक एंड इकोनॉमिक आउटपुट। क्लियर। तो देखो बच्चों, ये टू मेथड तो हो गए इकोसिस्टम में इनपुट के, कि साहब इकोसिस्टम में इनपुट कैसे हो न्यूट्रिएंट्स का, तो एटमॉस्फेरिक इनपुट हो सकता है, वेदरिंग इनपुट हो सकता है। क्लियर। और आउटपुट गैसियस फॉर्म में हो सकता है,
हाइड्रोलॉजिक पानी के साथ बहकर रन ऑफ हो सकते हैं, या फिर इकोनॉमिक आउटपुट ह्यूमन यूज के लिए किन्हीं मटेरियल्स को यूज भी लिया जा सकता है। अदरवाइज ये इकोसिस्टम में इन मटेरियल्स का क्या चलता रहेगा, सर्कुलेशन चलता रहेगा। इसी को अपन बोलते हैं बच्चों बायो जियोकेमिकल साइकिल। तो एक सिंप्लीफाइड मॉडल, एक जनरलाइज्ड मॉडल अपन बता सकते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल का। ठीक है, अब 2 कॉमन एग्जांपल अपनी बुक के अंदर दिए हुए हैं न्यूट्रिएंट साइकिल के। गैसियस टाइप की साइकिल को एक्सप्लेन करने के लिए तो कार्बन साइकिल, और सेडिमेंट्री साइकिल को एक्सप्लेन करने के लिए फॉस्फोरस साइकिल। उन दोनों को अपन और देख लेते हैं। देखो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन साइकिल। अब बच्चों कार्बन साइकिल का अपन स्टडी करें उससे पहले अपने को पता होना चाहिए कार्बन का इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। अब बच्चों कार्बन लिविंग बीइंग्स को या ऑर्गेनिज्म को जरूरी क्यों है? तो देखो कार्बन जो होता है, कार्बन इज ए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायो केमिकल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, फैट्स, एंजाइम्स एटसेट्रा। इन सब को बनाने के लिए एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है क्या? कार्बन। ठीक है, और सेकंड मोस्ट abundant material after water in body of organism। वाटर के बाद में ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो सबसे ज्यादा मिलने वाला अबंडेंट मटेरियल है वो कौन सा होता है बच्चों? कार्बन ही होता है। तो इससे अपने को ये तो आइडिया लग जाएगा कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए कार्बन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस कार्बन के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? सोर्स ऑफ कार्बन। देखो बच्चों कार्बन के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं? तो फर्स्ट CO2 इन एटमॉस्फियर। ठीक है, एटमॉस्फियर में CO2। सेकंड डिसॉल्व्ड CO2 इन हाइड्रोस्फीयर। डिसॉल्व्ड CO2 इन हाइड्रोस्फीयर। इसके अलावा कार्बोनिक एसिड। इसके अलावा बाई कार्बोनेट्स। इन सब फॉर्म में बच्चों कार्बन प्रेजेंट होता है किसमें? हाइड्रोस्फीयर में। थर्ड इन फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, कोल, नेचुरल गैसेज एटसेट्रा। ठीक है, और इसके अलावा अगर अपन देखें तो फोर्थ कार्बोनेट एंड ग्रेफाइट्स इन रॉक्स।
चट्टानों के अंदर प्रेजेंट हो सकता है कार्बन, किस फॉर्म में? कार्बोनेट और ग्रेफाइट की फॉर्म में। तो दोनों चीजें बच्चों बिल्कुल क्लियर होती है कि साहब कार्बन का इंपॉर्टेंस क्या है और कार्बन के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं गैसियस फॉर्म में गैसियस CO2 है एटमॉस्फेयर में, डिजोल्व CO2 हाइड्रोस्फीयर में, कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट ये हाइड्रोस्फीयर में है, फॉसिल फ्यूल पेट्रोल कोल नेचुरल गैसेज एटसेट्रा कार्बोनेट और ग्रेफाइट की फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है किसमें? रॉक्स में। अब देखो बच्चों, एक सिंपल सा कंसेप्ट अगर अपन समझें, एनुअली, ठीक है, अप्रॉक्स 4 × 10⁻13 kg कार्बन फिक्स एनुअली ड्यूरिंग photosynthesis in बायोस्फीयर। एक बच्चों कैलकुलेशन बताया गया, एक एस्टिमेट वैल्यू बताई गई है कि साहब अपने पूरे बायोस्फीयर में ग्लोबली देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू कितनी कार्बन का फिक्सेशन किया जाता है, तो अप्रोक्स 4 × 10⁻13 kg कार्बन का फिक्सेशन किया जाता है एनुअली फोटोसिंथेसिस के थ्रू बायोस्फीयर में। आगे बच्चों बात समझ में। अब देखो, अब कंडीशन क्या है, माना CO2 प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, अब फोटोसिंथेसिस के थ्रू CO2 को फोटोसिंथेसिस के थ्रू CO2 की फॉर्म में कार्बन लेंगे प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस के थ्रू CO2 की फॉर्म में कार्बन लेंगे प्लांट्स, और उन प्लांट्स से फिर वो कार्बन पहुंचेगा हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स या दूसरे जो भी कंज्यूमर्स हैं, सब में वो कार्बन ट्रांसफर होगा। तो बच्चों कार्बन का यूटिलाइजेशन हो रहा है CO2 की फॉर्म में एटमॉस्फेयर से। कौन ले रहे हैं? प्रोड्यूसर्स, और प्रोड्यूसर से पहुंच रहा है फिर किस में? कंज्यूमर्स में। ओके, यहां तक की बात क्लियर है। अब अपन ऐसा मान सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस में एटमॉस्फेयर में से CO2 ली जा रही है, तो बच्चों CO2 की कमी आ रही है, डेफिशिएंसी आ रही है किसमें? एटमॉस्फेयर में। तो वैल्यू ऑफ CO2 या अमाउंट ऑफ CO2 रिप्लेनिश्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स। कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू एटमॉस्फेयर में CO2 के अमाउंट को वापस रिप्लेनिश्ड किया जाता है। कैसे? लाइक अभी जैसे देखें कि जो ऑर्गेनिज्म है रेस्पायरेशन करेंगे, रेस्पायरेशन के थ्रू वो CO2 रिलीज करेंगे, तो बच्चों वो CO2 वापस एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन देखें कि जो फॉसिल फ्यूल है उनका कंजप्शन होगा तो CO2 वापस एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगी। फायर ऑफ फॉरेस्ट, जंगल वगैरह में आग लग जाएगी तो पहुंच जाएगी, हैं वोल्केनो वगैरह से मान लो ये चीज़ें, या डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो ये सब तरीके हो जाएंगे जिनकी वजह से CO2 के अमाउंट को रिप्लेनिश किया जाता है एटमॉस्फेयर में। पीछे भी मैंने बताया था, साइक्लिंग पूल में से अगर मटेरियल को लिया जाएगा तो वो एम्प्टी होगा और उसको वापस फिल किया जाएगा। तो कार्बन को रिप्लेनिश करने का काम CO2 की फॉर्म में किन किन तरीकों से हो सकता है, इस चीज को बच्चों समझाने के लिए अपनी बुक में एक डायग्राम दिया हो, पेट्रोल पंप जैसे बनाया हुआ है, नहीं फायर ऐसे लकड़ी जलती हुई दिखाई हुई है, पेड़ पौधे दिखाई, तो उन सब चीजों को एक्सप्लेन करने वाला एक फ्लो चार्ट बच्चों में आपको समझा देता हूं जो पूरे के पूरे कार्बन साइकिल को एक्सप्लेन कर देगा, कहां कहां से कार्बन मिल रहा है और उसको वापस रिप्लेनिश करने का काम कैसे किया जाता है। तो आओ बच्चों अब अपन देखते हैं कार्बन साइकिल का फ्लो चार्ट। देखो बच्चों, कार्बन साइक्लिंग पूल, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, यहां से लिया जाएगा। कैसे कैसे कार्बन का सर्कुलेशन हो सकता है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट में। तो देखो, कार्बन माना CO2 की फॉर्म में है एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोस्फीयर में, इसका हुआ केमिकल कॉम्बिनेशन या फिर सीपेज, रिसाव, मान लो केमिकल कॉम्बिनेशन हो गया, इसका रिसाव हो गया, इसकी वजह से बन गई मान लो कार्बोनेट कंटेनिंग रॉक्स।
ठीक है। अब वो कार्बन कार्बोनेट की फॉर्म में है रॉक्स में, ठीक है। वोल्केनोज ज्वालामुखी है, माइनिंग खनन, हॉट स्प्रिंग गर्म झरने, इन सब की वजह से मान लो वो CO2 रिलीज होगी। किन से? कार्बोनेट कंटेनिंग रॉक से। वापस कहां पर पहुंच जाएगी? जहां से ली गई थी, एटमॉस्फेयर। इसके अलावा देखो CO2 का अपटेक किया किन्होंने? प्रोड्यूसर्स ने, ठीक है। अब देखो बच्चों, फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसर से किसने लिया? कंज्यूमर्स ने। तो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स दोनों की बॉडी से ही, डेड बॉडी से फॉसिलाइजेशन, मिनरलाइजेशन, कार्बोनाइजेशन, इन सब से क्या बनेंगे बच्चों? फॉसिल फ्यूल। और फॉसिल फ्यूल का होगा कंजप्शन। कंजप्शन से बच्चों CO2 रिलीज होकर वापस एटमॉस्फेयर में। आगे बढ़ो, प्रोड्यूसर्स से जो कार्बन है वो ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्म में किस में पहुंचा? कंज्यूमर्स में। अब डेथ एंड डिके प्रोड्यूसर्स का भी होगा, डेथ एंड डिके कंज्यूमर्स का भी होगा। डेड ऑर्गेनिक मैटर जनरेट होगा दोनों की बॉडी से, और उस डेड ऑर्गेनिक मैटर का माइक्रोब्स क्या करेंगे? डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन से भी CO2 बनेगी वापस एटमॉस्फेयर में। ऐसे ही बच्चों प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स रेस्पायरेशन करेंगे, रेस्पायरेशन के थ्रू CO2 रिलीज करेंगे, वो CO2 कहां पहुंचेगी? एटमॉस्फेयर में है। प्रोड्यूसर्स प्लांट्स है, इनकी वुड की बर्निंग होगी, बर्निंग से CO2 रिलीज होगी और वापस एटमॉस्फेयर में। तो बच्चों इस तरीके से साइक्लिंग पूल में से ऐसे मान लो एम्प्टी होता जाएगा कार्बन है, CO2 की फॉर्म में मान लो और किसी फॉर्म में मान लो, और वापस साइक्लिंग पूल के अंदर उसको फिल कर दिया जाता है। तो इसी फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन करता हुआ डायग्राम कार्बन साइकिल का बच्चों अपनी बुक में दिया हुआ है। तो उस डायग्राम को आप इससे लिंक करके और एकदम क्लियर से समझ में आपके आ जाएगा। अब अपन देखते हैं लास्ट फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल। सबसे पहले तो अपन देखते हैं बच्चों फॉस्फोरस का इंपॉर्टेंस। तो अपन जानते हैं बच्चों फॉस्फोरस जो है वो फॉस्फोरस एक मेजर कंपोनेंट है किनका? न्यूक्लिक एसिड्स। अपन जानते हैं न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप बाय पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। इसके अलावा अपन सेल्यूलर करेंसी की बात करें, सेल्यूलर एनर्जी की अपन बात करें तो बच्चों ATP, ठीक है, ATP को बनाने में भी फास्फोरस यूज होगा। इसके अलावा बच्चों मोस्ट ऑफ मेम्ब्रेन, मोस्ट ऑफ मेम्ब्रेन, ये सब किन की बनी हुई होती है? फॉस्फोलिपिड्स। मेम्ब्रेन को बनाने में जैसे फॉस्फोरस काम में आ रहा है। इसके अलावा अगर अपन बात करें ऑर्गेनिज्म के टीथ हैं, बोन्स, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके शेल, इन सब को बनाने में भी फॉस्फोरस यूज्ड आता है। क्लियर? तो ये तो हो गया बच्चों फॉस्फोरस का इंपॉर्टेंस। अब अगर अपन फॉस्फोरस के रिजर्वियर पूल की बात करते हैं तो बच्चों फॉस्फोरस का रिजर्वियर पूल जो है वो है फॉस्फेट कंटेनिंग रॉक्स। क्या है बच्चों? फॉस्फेट कंटेनिंग रॉक्स है। क्लियर? अब इन रॉक्स की विदरिंग होती है जिसकी वजह से जो फॉस्फोरस होता है वो साइक्लिंग पूल में पहुंचता है। तो अगर अपन बात करें एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए तो उनके लिए तो बच्चों हाइड्रोस्फीयर क्या है?
साइकिलिंग पूल है। और अगर अपन बात करें सोइल की टेरिस्टीरियल के लिए, टेरिस्टीरियल ऑर्गेनिज्म की अगर अपन बात करें तो उनके लिए सोइल जो है उसको अपन मान सकते हैं साइकिलिंग पूल। भाई टेरिस्टीरियल ऑर्गेनिज्म को फास्फोरस कहाँ से मिलेगा? सोइल से। और एक्वेटिक को कहाँ से मिलेगा? हाइड्रोस्फीयर से। अब आपको ध्यान रखना है बच्चों, जो फोस्फोरस है वो फोस्फोरस लिया जाता है फोस्फेट की फॉर्म में, ठीक है। और बच्चों अगर अपन सोइल की बात करें तो सोइल में बच्चों ये जो फोस्फेट प्रेजेंट होता है ये ऐसे मान लो इन सोल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ध्यान देंगे बच्चों, फोस्फेट जो होता है ये इनसोल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो पहले फोस्फेट सोल्यूबलाइजिंग माइक्रोब्स, वो कुछ ऐसे मान लो एसिड एंजाइम सीक्रेट करते हैं, एसिड सीक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से फोस्फेट को सोल्यूबल फॉर्म में चेंज किया जाता है, ठीक है। और सोल्यूबल फॉर्म में चेंज होने के बाद फिर प्लांट्स अपनी रूट्स के थ्रू अपटेक कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं फोस्फेट को, और प्लांट से फिर बच्चों ये दूसरे कंज्यूमर्स को, दूसरे ऑर्गेनिज्म को अवेलेबल हो जाता है। तो अपन अब एक सिंपल सा फ्लो चार्ट अपनी बुक के अंदर दिया हुआ है, उस फ्लो चार्ट के थ्रू अपन बच्चों फोस्फोरस साइकिल को और समझ लेते हैं। सिंपल सा फ्लो चार्ट है। देखो बच्चों, फोस्फोरस प्रेजेंट है फोस्फेट की फॉर्म में रॉक्स में। तो रॉक मिनरल्स है ना, रॉक्स की मान लो विदरिंग हो रही है, डिके हो रहा है, क्षरण हो रहा है, उसकी वजह से फोस्फेट या फोस्फोरस मान लो कहाँ पर प्रेजेंट है? सोइल सॉल्यूशन। अब कुछ तो रन ऑफ है ना, बहकर, जो बताया था हाइड्रोलॉजिक आउटपुट, कुछ तो बहकर मान लो निकल जाएगा, और बाकी ऐसे मान लो सोइल सॉल्यूशन में से अपटेक कर लिया जाएगा। प्रोड्यूसर्स मतलब प्लांट्स की रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। प्रोड्यूसर से किन में पहुंचेगा? कंज्यूमर्स में। अब देखो, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में पहुंचा है, कंज्यूमर से डेट्राइटस बनेगा, प्रोड्यूसर से लिटरफॉल है, लीफ वगैरह वो सब। तो डेड ऑर्गेनिक मैटर जनरेट हो जाएगा डेट्राइटस, किन से? प्रोड्यूसर से और कंज्यूमर से। और उस डेट्राइटस का होगा डिकम्पोजिशन, और उस डिकम्पोजिशन से फास्फोरस वापस कहां पर पहुंच जाएगा? सोइल सॉल्यूशन में। तो इस तरीके से ये एक सिंप्लीफाइड फास्फोरस साइकिल अपन बता सकते हैं। अब बच्चों डिफरेंस अगर देखें तो पीछे पड़ चुके हैं। कार्बन साइकिल में सर्कुलेशन में जो इन्वॉल्व होगा मटेरियल गैसियस, फास्फोरस साइकिल में नॉन गैसियस। कार्बन साइकिल के लिए जो रिजर्वियर पूल है वो हाइड्रोस्फीयर एटमॉस्फेयर है, फास्फोरस साइकिल के लिए लिथोस्फीयर है, ठीक है। कार्बन का रेस्पिरेटरी रिलीज होता है CO2 की फॉर्म में, लेकिन फास्फोरस का कोई रेस्पिरेटरी रिलीज नहीं होता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक इनपुट अगर देखें अपन रेनफॉल के थ्रू कार्बन का, तो वो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फास्फोरस का बच्चों नेग्लिजिबल होता है। तो इस तरीके से कार्बन साइकिल और फास्फोरस साइकिल कंप्लीट है। इस चैप्टर के लास्ट में आधे से पेज में बच्चों इकोसिस्टम की सर्विसेज दी हुई है। इकोसिस्टम से अपने को क्या क्या फायदा मिलता है, कौन कौन सी सर्विस इकोसिस्टम प्रोवाइड करवाता है, वो आप खुद स्टडी करना। आपका चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन चैप्टर नंबर 15 जो बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन वाला चैप्टर है उसका स्टडी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।